हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं लर्न वेल साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 है और जिसका नेम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे एडोलसेंस की जो एज है। ठीक है, जब हम एडोलसेंस की एज में आ जाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और एडोलसेंस की एज क्या होती है, यानी कि पुबर्टी। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोनल जो चेंज हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन जो फेज़ होता है वुमेन्स में वो कैसे होता है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लर्न क्लास 8 के साइंस के सभी चैप्टर्स इस चैनल के माध्यम से आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। अभी चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 के जो वीडियोज़ हैं टोटल सभी मैंने चैप्टर्स इस चैनल पे एक्सप्लेन किए हैं और सभी के क्वेश्चन आंसर्स का भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, तो उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रोथ, एक मिनट, ग्रोथ इज ए नेचुरल फिनोमिना इन ऑल लिविंग थिंग्स, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होती है उनमें ग्रोथ का होना एक कॉमन बात है। ये नेचुरल फिनोमिनन है कि उनमें ग्रोथ होगी। फ्रॉम द डे बेबी इज बॉर्न इट्स बीइंग टू ग्रो, मतलब जिस दिन से बेबी ग्रो मतलब बॉर्न होता है वो उसी दिन से ग्रो करता है। एंड द वेरियस स्टेज ऑफ द ग्रोथ इन ह्यूमन आर, ठीक है, ह्यूमन्स में जो ग्रोथ की स्टेज है, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप से होती है। पहले यहाँ पर दे रखी है इन्फेंसी। इन्फेंसी मीन्स होता है बर्थ ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि जब बच्चा बर्थ ले लेता है, जन्म ले लेता है, तो 2 साल तक की एज को हम बोलते हैं इन्फेंसी। ठीक है, फिर जो आपका जो नेक्स्ट एज आता है वो है आपका चाइल्डहुड, यानी 2 और 10, यानी 2 से और 10 साल के बीच में जो आपका समय होता है बच्चे का, उसको हम चाइल्डहुड कहते हैं, यानी कि बचपन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका एडोलसेंस, यानी कि 10 से लेके आपका 18 ईयर तक का जो टाइम होता है वो एडोलसेंस का टाइम होता है, यानी कि युवावस्था होती है, यानी कि तुम मतलब एक तरह से युवा बन जाते हो। एंड नेक्स्ट 18 से लेके और अबव, यानी 18 से ऊपर, ठीक है, चाहे वो 20 हो, 30 हो, 40 हो, जो भी है, तो वो एडल्टहुड होता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम जो मेनली बात करेंगे वो एडोलसेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि एज 10 to 14 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉडी अंडरगो चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि 10 ईयर्स के बाद में, ठीक है, जो हमारी एडोलसेंस एज आती है, ठीक है, तो इसमें हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, और वो चेंजेस किस टाइप के होते हैं, वो होते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि हमें रिप्रोडक्शन करने की मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है टू द एबिलिटी टू बॉर्न न्यू बेबीज, यानी कि हम में ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि हम नए बच्चों को जन्म दे सकते हैं, यानी कि हम मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, अराउंड दिस टाइम चिल्ड्रन आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, यानी कि इस ये जो पीरियड होता है ना, 13 से लेके और 19 तक, ठीक है, तो ये टीनेजर्स टाइम होता है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द 13 to 18 या 19 ऑफ द ईयर्स, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज ए विजिबल फिजिकल डिफरेंशिएट इन बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि जो ये एज होती है इसमें हम बॉयज़ और गर्ल्स में फिजिकल डिफरेंस को देख सकते हैं। यानी कि जो एडोलसेंस की जो एज होती है इसमें बॉयज़ और गर्ल्स में कुछ फिजिकल डिफरेंस होते हैं, जैसा कि आप नोटिस करते हो। एंड पुबर्टी इज़ द टाइम व्हेन ए चाइल्ड बॉडी इज स्टार्टिंग टर्निंग इनटू एन एडल्ट, यानी पुबर्टी के टाइम में जो हमारे बच्चे की बॉडी होती है वो एडल्ट में टर्न हो जाती है। ठीक है, एंड अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, और वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है, यानी कि वो सेक्स करने के लिए परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, और सेक्स करना मीन्स होता है न्यू इंडिविजुअल को बॉर्न करना। व्हेन एन एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पुबर्टी एंड्स, ठीक है, यानी कि जब एडोलसेंस में हमारे पास रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन करने की मैच्योरिटी आ जाती है तो पुबर्टी का एंड हो जाता है। पुबर्टी का एंड हो जाना मतलब ये है कि हमें युवावस्था आ चुकी है। ठीक है, इसी एज में भी, यानी जो टीनेजर एज है इसके बाद में भी हम
मतलब रिप्रोडक्टिव एक्टिव रहते हैं, बट पुबर्टी एंड हो जाती है। तो देखो नेक्स्ट पेज पे हम देख रहे हैं चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी, यानी कि जब एडोलसेंस होता है, ठीक है, एडोलसेंस की एज को ही हम क्या बोलते हैं, पुबर्टी की एज बोलते हैं। तो पुबर्टी के दौरान हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो देखो हमारी बॉडी जो होती है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जो फिजिकली होते हैं, जैसे ऑल देयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स। और देखो ये चेंजेस जो होते हैं ना वो क्यों होते हैं, क्योंकि ये सभी हार्मोन्स के कारण होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में पुबर्टी के टाइम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन चालू हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एडोलसेंस की जो एज है ना उससे पहले रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स है वो सिक्रेशन नहीं होता है, बट एडोलसेंस की एज आते ही रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एडोलसेंस की एज जो होती है वो आपके 10 टू और 18 होती है, यानी कि 12 टू 18 भी हम बोल सकते हैं। सम चेंजेस विच ऑक्यूर्स ड्यूरिंग द पुबर्टी आर डिस्कस बिलो। पहला है इंक्रीज इन हाइट, यानी कि पहला चेंजेस तो ये होता है कि हमारी जो हाइट होती है, ठीक है, वो एकदम से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो देखो द चेंजेस इन हाइट ऑफ ए पर्सन इज मोस्ट नोटिसेबल चेंज ड्यूरिंग द पुबर्टी, यानी कि पुबर्टी के दौरान जो सबसे नोटिसेबल चेंज होता है वो यही होता है कि हाइट में चेंज हो जाता है, हाइट जो होती है लॉन्ग हो जाती है, यानी लंबी हो जाती है, ठीक है। और ये चेंज एक ऐसा चेंज है जिसको कि हम नोटिस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज ए सडन इंक्रीज इन द हाइट टू टू द इलोंगेशन ऑफ द लॉन्ग बोन्स ऑफ द एंड लेग्स आर्म्स, ठीक है। यानी कि जो हमारी लेग और आर्म ये दोनों इनकी जो बोन होती है, ठीक है, वो एकदम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेग और आर्म की बोन से एकदम से बढ़ जाती है। सो हमारी बॉडी में एलोंगेशन यानी कि एक तरह से हमारी हाइट जो होती है इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहला चेंज यही है पुबर्टी के टाइम। आगे देखो द टेबल गिवन बिलो सो दैट एवरेज ऑफ द ग्रोथ इन द हाइट बॉय एंड गर्ल डिफरेंट एजेस। अब देखो एडोलसेंस जो होता है ना उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग सिस्टम होता है कि जो गर्ल्स में जो एडोलसेंस की एज होती है वो बॉयज़ से पहले आती है, बॉयज़ में थोड़ा लेट आती है, ठीक है। और अलग अलग एज के अकॉर्डिंग हमारी अलग अलग हाइट होती है। अभी हम देखते हैं फैक्ट फाइल में क्या है। इसमें ये दे रखा है कि सुल्तान क्वेश्चन इज द टॉलेस्ट मैन ऑन द अर्थ, ये सबसे लंबे है। हिज हाइट इज इन पता नहीं क्या मुझे दिखा नहीं दे रहा। ही वॉज बोर्न ऑन द 10 दिसंबर, चलो छोड़ो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखो टेबल, इसमें आपको दिखा रखा है ईयर्स में बॉयज़ और गर्ल्स का जो हाइट का रेशो है वो है, ठीक है। और जो हाइट है हमारी वो परसेंटेज में यहाँ पर दिखा रखी है। जैसे 8 ईयर्स की जो एज होती है उसमें बॉयज़ अपनी 72% की हाइट को कवर कर लेते हैं, और गर्ल्स 77 को, देखो गर्ल्स हमेशा ज़्यादा है, ठीक है। 9 में बॉयज़ 75% हाइट को कवर कर लेते हैं, जबकि गर्ल्स 81 को कवर कर लेती है। 10 में बॉयज़ 78 को कवर कर लेते हैं, जबकि गर्ल्स 84 को, ठीक है। तो बॉयज़ हमेशा कम है। ऐसे ही 12 की एज में जो बॉयज़ हैं वो 84% हाइट को कवर कर लेते हैं, और गर्ल्स जो होती है 91 की हाइट को कवर कर लेती है, ठीक है। 14 की एज में बॉयज़ 92 पे पहुंच जाते हैं, जबकि गर्ल्स जो होती है अपनी 98% हाइट को कवर कर लेती है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे एवरेज देखते हैं तो गर्ल्स जो होती है वो अपने 100% जो हाइट होती है, ठीक है, उसको अटेंड कर लेती है 17 की एज में, बट बॉयज़ फिर भी 100% 18 की एज में कवर कर पाता है। तो इस टेबल से हम ये समझ सकते हैं कि एडोलसेंस की जो एज है वो गर्ल्स में पहले आती है, बॉयज़ में साल 1.5 साल का अंतर होता है। थोड़ा लेट आती है। देखो ये लाइन यहाँ पे भी लिख रही है, इट इज़ क्लियर टू फ्रॉम टेबल दैट गर्ल्स ग्रो फास्ट, यानी गर्ल्स जो होती है फास्ट ग्रो करती है, बट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर रीच द मैक्सिमम हाइट एट द अबाउट ऑफ एज ऑफ 18 ईयर्स। लेकिन 18 साल तक यानी 18 ईयर्स तक दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ द ग्रोथ इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। हाँ ये भी है कि अलग अलग पर्सन में जो ग्रोथ का रेट होता है वो अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं 12 ईयर्स में मेरे में बॉडी में चेंजेस आ गए तो ज़रूरी नहीं है कि अदर जो पर्सन होगा उसके बॉडी में चेंजेस भी 12 में ही आ जाए, ठीक है। 13 और 14 या 10 या फिर 11 ये तो चलता रहता है। Factors that determine the height of boys and girls are the genes they inherit from their parent and kind of the food they eat during this period। देखो
हमारी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, यानी हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, तो ये डिपेंड करता है एक तो जीन पे, यानी कि जो कि हमें पेरेंट से मिलते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में हमारे पेरेंट के जीन होते हैं, तो उन पे डिपेंड होता है, या फिर डिपेंड होता है काइंड ऑफ फूड दैट टाइम, मतलब फूड का टाइप जो कि हम उस समय ले रहे हैं। ठीक है, पुबर्टी के टाइम में हमें फूड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो एकदम बढ़ती है, और भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, वो भी हमें एडोलसेंस में देखने को मिलते हैं, तो हमें फूड का बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एलोंगेशन का मीनिंग दे रखा है। एलोंगेशन का मीनिंग होता है टू मेक या टू बिकम ए लॉन्गर। ठीक है, एकदम से ही लंबे होना। तो पहला हमने पढ़ लिया, हाइट में हमारे चेंजेस होता है, यानी हाइट जो होती है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में एकदम एडोलसेंस में चेंज हो जाती है। अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे बॉडी, और बॉडी की शेप में चेंज। ठीक है, तो देखो चेंजेस इन द बॉडी शेप। ठीक है, बॉडी शेप में चेंजेस कैसे, तो देखो टू अदर चेंजेस दैट ऑफ ड्यूरिंग पुबर्टी इज द चेंज इन द बॉडी शेप, यानी बॉडी की शेप में चेंज होता है। द ग्रोथ ऑफ ए मसल्स इन द बॉयज इज मोर प्रोमिनेंट देन इन गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स की बजाय बॉयज में जो मसल्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। एंड सोल्जर ऑफ द बॉयज बिकम ब्रॉड। ठीक है, लड़कों के जो शोल्डर होते हैं, ठीक है, वो ब्रॉड हो जाते हैं, ब्रॉड में चौड़े हो जाते हैं। एंड द चेस्ट बिकम्स वाइड, और लड़कों का जो चेस्ट होता है वो भी वाइड हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों कि बॉयज में क्या क्या चेंजेस होते हैं और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि दोनों में सेम चेंजेस नहीं होते हैं, उनकी फिजिकली बॉडी का अपीयरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बॉयज में आपका शोल्डर बोर्ड हो जाएगा और चेस्ट वाइड हो जाएगा, यानी चौड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्ल्स। गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में जो वेस्ट है ना, बिकम्स वाइडर, यानी कि वेस्ट जो पार्ट है वो वाइडर हो जाएगा। एंड हिप्स ब्रॉडन, और हिप्स जो होते हैं गर्ल्स में, ठीक है, बैक साइड जो हिप्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रॉडन हो जाएंगे, मतलब वो ब्रॉड यानी चौड़े हो जाएंगे। एंड ब्रिस्ट डेवलप एंड द इंक्रीज इन साइज। ठीक है, और जो ब्रिस्ट है वो धीरे धीरे डेवलप होंगे, उनकी साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि ब्रिस्ट जो होते हैं गर्ल्स में ज़रूरी हैं, और ये मिल्क फीडिंग के लिए बाद में यूज होते हैं जब गर्ल्स, ठीक है, मदर बनती है। चलो, तो ये जो चेंजेस होते हैं वो हमारी पुबर्टी के टाइम में हो जाते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। आगे है चेंज इन वॉइस, यानी कि आवाज़ में बदलाव। ठीक है, तो बॉयज़ में और गर्ल्स में दोनों में ही वॉइस चेंज होती है। ठीक है, a considerable change in voice occur during the puberty. The voice box और larynx begins to be grow in the both sexes. ठीक है, देखो वॉइस बॉक्स क्या होता है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है गले से। ठीक है, तो गले में वॉइस बॉक्स होता है जिसको larynx कहते हैं। क्या बोलते हैं, larynx कहते हैं। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स जो होता है वो दोनों में ही चेंज होता है। ठीक है, और वॉइस बॉक्स चेंज होने से उनकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। तो दिस ग्रोथ इज मोर प्रोमिनेंट इन बॉयज। ठीक है, बॉयज में थोड़ी ज़्यादा होती है, कॉज द मेल वॉइस ऑफ द क्रैक एंड डीपन। ठीक है, तो जैसे ही लड़कों में पुबर्टी की एज स्टार्ट होती है तो उनकी जो आवाज़ होती है वो क्रैक करने लगती है, यानी फटी फटी आवाज़ हो जाती है और डीपन हो जाती है। ठीक है, जबकि गर्ल्स में क्या होता है, तो देखो ये देखो, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स कैन बी सीन, ठीक है, प्रोट्रूडिंग इन बॉयज इन द थ्रोट रीजन, इट इज कॉल्ड एडम शेपल। ठीक है, एडम शेपल क्या होती है कि जैसे क्या बोलते हैं, एडोलसेंस की एज में क्या होता है, जो बॉयज होते हैं ना, लड़के, ठीक है, लड़के जो होते हैं उनके जो वोकल बॉक्स जो होता है, यानी वॉइस बॉक्स जो होता है उसमें जो चेंजेस हो जाते हैं, इससे क्या है वो बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देता है। जैसे देखो ये है एडम शेपल, यानी कि जो लिरिंग्स पार्ट है ये हमें उभरा हुआ दिखाई देता है बॉयज में। ठीक है, पुबर्टी के टाइम में। ठीक है, पहले नहीं दिखता। ठीक है, जब बच्चे होते हैं जब ये नहीं दिखता है, बट पुबर्टी में दिख जाता है। आगे देखो और क्या चेंज होते हैं बॉयज में, द वॉइस बॉक्स इज हार्डली विजिबल इन द गर्ल्स एंड इट इज ऑफ द स्मॉल साइज। ठीक है, जैसे बॉयज में ये वॉइस बॉक्स दिखता था ना, ऐसे गर्ल्स में भी दिखता है, बट गर्ल्स में स्मॉल साइज का होता है। एंड द वॉइस ऑफ गर्ल्स बिकम हाई पिच्ड और श्रील, यानी कि लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो श्रील हो जाती है। श्रील मीन्स सुरीली हो जाती है और हाई पिच हो जाती है। ठीक है,
तो ये तो हो गया चेंज इन वॉइस, यानी वॉइस में बदलाव क्या होता है, ठीक है। तो हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि जो लड़कों की आवाज़ होती है बॉयज़ की, वो क्रैक होने लगती है और डीपन हो जाती है, ठीक है। जबकि लड़कियों की जो आवाज़ है वो श्रील हो जाती है, मतलब सुरीली हो जाती है। सुरीली क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो आवाज़ होती है उनकी हाई पिच हो जाती है, यानी पिच बढ़ जाती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा पिच बढ़ेगी उतनी ज़्यादा जो आवाज़ है वो श्रील होती है, और जितनी पिच घटेगी आवाज़ उतनी ही क्रैक हो जाती है, ठीक है। तो ये उनकी वॉइस में चेंज हो गया। अगला जो चेंजेस होता है एडोलसेंस में वो होता है इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड ऑयल, यानी कि स्वेटिंग की और ऑयलिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसी ग्लैंड्स होती है जो कि ऑयल ही सिक्रेशन करती है। जैसे देखो, यू मे हैव ऑब्जर्व पिंपल्स, जैसे हमारी पुबर्टी की जाती है, ठीक है, हमारे पिंपल्स होने लगते हैं। एक्ने ऑन द फेस, फेस पे एक्ने होने लगते हैं। सम ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर बिटवीन 18 टू मतलब 11 टू 18, यानी कि अपने दोस्तों को देखो कि जो 11 से लेके 18 की एज में हैं, तो उनके या तो पिंपल होंगे है ना गर्ल्स में, या फिर एक्ने वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। पिंपल्स अपीयर फ्रिक्वेंटली एंड ड्यूरिंग दिस एज, यानी कि इस एज में पिंपल्स होना आना दिखना बिल्कुल फ्रिक्वेंटली होता है, जैसे कि आप देख सकते हो गर्ल्स के, ठीक है, पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं। तो ये एडोलसेंस की एज में होता है, क्योंकि हार्मोन चेंज होते हैं, ठीक है। और देखो क्या होता है, द स्वेट एंड द ऑयल ग्लैंड्स बिकम वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दिस पुबर्टी टाइम, यानी कि जब पुबर्टी टाइम होती है तो हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग और ऑयल ग्लैंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ठीक है। दिस लीड टू बी अपीयरेंस ऑफ द पिंपल्स, इस कारण जो हमारे पिंपल और एक्ने जो है हमारी बॉडी पे यानी कि फेस पे दिखाई देते हैं, ठीक है। क्योंकि स्वेट ग्लैंड जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो वो ज़्यादा स्वेटिंग को सिक्रेशन करती है और ज़्यादा ऑयल का सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो ये भी एक चेंजेस है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जिनसे सेक्स किया जाता है तो उनका डेवलपमेंट हो जाता है बॉयज़ और गर्ल्स में, ठीक है। देखो, द सेक्स ऑर्गन डेवलप फुल्ली ड्यूरिंग द पुबर्टी, पुबर्टी में सेक्स ऑर्गन कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। अब डेवलप कम्प्लीटली हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली तो होते ही हैं बट कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। इन बॉयज द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली, यानी बॉयज में जो टेस्टिस और पेनिस होता है वो कम्प्लीटली हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और गर्ल्स में भी ओवरीज जो होती है उनका एनलार्जमेंट हो जाता है, हमने ओवरीज जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। और स्टार्ट रिलीजिंग एग्स एवरी मंथ, ठीक है। गर्ल्स में ओवरी जो होती है वो एग को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। दिस लीड टू बी द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और यहाँ से गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, तो देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक ऐसा पीरियड होता है, अभी हमने एक लाइन पढ़ी है कि गर्ल्स में जो है एग्स रिलीज हो जाते हैं, एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है, ठीक है। अगर उस एग को कोई स्पर्म मिल जाता है, और स्पर्म कहाँ से मिलेगा, अगर वो लड़की सेक्सुअली कांटेक्ट में होगी तो, ठीक है, बॉयज के द्वारा या फिर मेल के द्वारा स्पर्म उसके वेजिना में प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो एग जो होता है वो स्पर्म से मिल जाता है, तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है। अगर एग जो होता है वो स्पर्म से नहीं मिल पाता तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, क्योंकि वो एग जो होता है वो एक तरह से ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और हर महीने ब्लीडिंग आती है, ठीक है। 2 से 4 दिन के बीच, मतलब हर मंथ में 2 to 4 days ब्लीडिंग होती है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, रीचिंग मेंटल एंड द इन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि हम मेंटल तरीके से, दिमागी तरीके से ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं एडोलसेंस में, ठीक है। यानी कि हम में मैच्योरिटी आ जाती है। देखो, ऑन द रीचिंग एज ऑफ एडोलसेंस देयर आर द कंसिडरेबल चेंज इन द वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि हमारी सोचने की शक्ति जो होती है, पावर ऑफ द थिंकिंग उसमें भी चेंजेज आता है। और एक बार ये देख लेते हैं फैक्ट फाइल क्या है। टाटा गट्टा तुलसी जी यंगेस्ट इंडियन टू बी complete the PhD from the Indian Institute of the Science Bangalore at the age of 22, and he is complete his BSc at the age of 10 and MSc is the 12। ये बच्चे का नाम है जो कि मतलब 10 ईयर्स की एज में इन्होंने BSc कंप्लीट की थी,
और 12th एज में MSc कंप्लीट की थी पटना साइंस कॉलेज से। ठीक है, अब देखो ये क्यों दे रखा है फैक्ट फाइल में, ये इसलिए दे रखा है क्योंकि अलग अलग जो बॉयज़ होते हैं, अलग अलग जो पर्सनस के हिसाब से जो एडोलसेंस है वो अलग अलग टाइम पे आती है। ठीक है, एक पीरियड होता है अब देखो और क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट है एडोलसेंस बिकम मोर सेल्फ कॉन्शियस, यानी कि हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एडोलसेंस टाइम पे, और दे स्टार्ट थिंकिंग टू बी देमसेल्फ। ठीक है, और हम ऐसी सोच रखना स्टार्ट कर देते हैं एडोलसेंस टाइम में। इट इज़ आल्सो टाइम व्हेन एन एडोलसेंट स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर, यानी कि ये वो टाइम भी होता है जब बॉयज़ या गर्ल्स अपने आप को इनसिक्योर फील करता है वाइल एडजस्टिंग टू द चेंज इन द बॉडी एंड माइंड। ठीक है, और अपने बॉडी और माइंड को, ठीक है, वो एडजस्ट करना की कोशिश करता है। एडजस्ट करने की कोशिश इसलिए करता है कि उसका बॉडी कुछ डिफरेंट होगा, उसका माइंड कुछ अलग थिंकिंग करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रतिद्वंदी की अवस्था बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी और माइंड में अलग अलग तरह के विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं एडोलसेंस टाइम में। आगे देखो, इट इज़ कॉमन इन एडोलसेंस टू डेवलप एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। ठीक है, यानी एडोलसेंस का जो टाइम होगा उसके दौरान अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि लड़का है वो लड़कियों को चाहने लगेगा और लड़कियां लड़कों को चाहने लगेंगी। तो ये एडोलसेंस में एक्चुअली होता है हार्मोन्स के कारण। ठीक है, बट इनमें थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। आगे देखो, एडोलसेंट्स आर ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड, मतलब एडोलसेंस में बच्चे या लड़कियां जो भी हैं कन्फ्यूज्ड रहते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, एंड एक्सपीरियंस मूड स्विंग ड्यू टू द साइकोलॉजी चेंजेस, यानी कि उनकी साइकोलॉजी में चेंजेस होते हैं, इसलिए वो अपने मूड के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। Adolescents should learn to be cope with these changes as they are natural part of the growing up। यानी एडोलसेंट में जो भी बदलाव होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ नेचुरल मतलब पार्ट होते हैं, नेचर की वजह से होते हैं। दिस शुड टेक गाइडेंस एंड हेल्प फॉर द पेरेंट्स एंड टीचर। ठीक है, तो एडोलसेंट के टाइम में हमें एक तरह से पेरेंट्स को भी गाइड करना चाहिए बच्चों को, और टीचर्स को भी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, ये देखो, यानी ये एडोलसेंट के टाइम में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मूड होते हैं ना, वो दिखा रखे हैं। जैसे कुछ बच्चे एंग्री रहते हैं, कुछ बच्चे एक्साइटेड होते हैं एडोलसेंस में, कुछ बच्चे खुश रहते हैं, कुछ टेंशन यानी कि सैड यानी दुखी रहते हैं। तो ये अलग अलग बच्चों के अलग अलग माइंड की सिचुएशंस होती है एडोलसेंट टाइम पे। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या आएगा, देखो, द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डेवलप ड्यूरिंग पुबर्टी विच हेल्प टू बी डिस्टिंग्विश द मेल एंड फीमेल आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी कि मेल और फीमेल की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिनसे कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हु आर मेल एंड हु आर फीमेल, तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब जैसे बॉयज़ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या होगा ऐसा, ठीक है, तो एक तो फेशियल हेयर है, यानी कि चेहरे पे हेयर का डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम मोटिच एंड बियर्ड कहेंगे, यानी कि मूछ और दाढ़ी। ठीक है, तो ये बॉयज में होगा ना कि गर्ल्स में। हेयर डेवलप अंडर आर्म पिट्स, और आर्म पिट्स में भी हेयर डेवलप हो जाते हैं बॉयज में ऑन द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, और चेस्ट पे भी हेयर डेवलप हो जाते हैं, एंड द पूबिक रीजन। ठीक है, पूबिक रीजन यानी कि जो पेनिस है उसकी ऊपर वाला पार्ट जो होता है, पेनिस का आसपास का जो पार्ट होता है उसे पूबिक रीजन कहते हैं, तो वहाँ पे भी हेयर डेवलप हो जाते हैं, ये बॉयज में होता है। एंड डिपेंडिंग ऑफ द बॉयज एंड ब्रोडिंग ऑफ द सोल्जर ऑब्वियस, यानी जो सोल्डर होते हैं वो ब्रोडिंग हो जाते हैं, और बॉयज जो होती है वो डिपिंग हो जाती है। डिपिंग मतलब भारी हो जाती है। ठीक है, लड़कों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है, और जबकि लड़कियां की आवाज़ में क्या होता है, श्रीलनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया बॉयज में क्या क्या चेंजेस होता है।
जिनसे कि हम उनको डायरेक्टली क्या कर सके, पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके। तो वो ये चेंजेस होता है। अब गर्ल्स में देख लेते हैं। द रीजन बिलो ऑफ द एब्डोमन बिकम्स वाइडर एंड ब्रेस्ट डेवलप, यानी बॉयज में जो होता है एब्डोमन के नीचे का जो पार्ट होता है वो वाइडर हो जाता है, यानी कि हिप्स वाला पार्ट वो वाइडर हो जाता है, और ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं लड़कियों में। हेयर अंडर आर्मपिट एंड द प्यूबिक रीजन, ये लड़कियों में भी होता है और गर्ल्स में भी और बॉयज में दोनों में होता है, ठीक है। यानी प्यूबिक रीजन यानी वेजिना के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें हेयर ग्रो होने लगते हैं, एंड आर्मपिट्स के में तो हेयर ग्रो होते हैं। तो ये दोनों में सेम होता है। आगे देखो, द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड द अदर चेंजेस दैट ऑक्यूर्स एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस हैं या जो भी चेंजेस होते हैं एडोलसेंस के टाइम, वो सभी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एंडोक्राइन से इनका सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है तो वो पढ़ लेते हैं हम, और बॉयज में और गर्ल्स में कौन कौन से हार्मोन से सिक्रेशन होते हैं वो भी हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो स्पेशल ऑर्गन होती है इन आवर बॉडी दैट सीक्रेट द हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, यानी जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं डायरेक्टली किसमें, ब्लड में, ठीक है। दस दे आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, इनमें जो होती है डक्ट नहीं होती है, ठीक है। द ब्लड कैरीज द हार्मोन्स, और जैसे ही ब्लड में हार्मोन्स मिलता है तो वो उसको कैरी करता है और टारगेट साइट पे पहुंचा देता है, यानी कि जहाँ पर भी हार्मोन्स का जो चेंजेस देखने को मिलता है उस साइट पे वो ब्लड जो है उस हार्मोन्स को पहुंचा देता है। डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी अलग अलग तरह के जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, अलग अलग तरह के पार्ट्स में अलग अलग तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। डिफरेंट ग्लैंड से सीक्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ द हार्मोन्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अलग अलग टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो कि अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को सिक्रेशन करती है, जो कि एक बॉयज और गर्ल्स में जो है चेंजेस, मतलब पुबर्टी के टाइम चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये एक नीचे टेबल है, उस टेबल में हम पढ़ेंगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ होती है और वो उससे हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, ठीक है। तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो ऐसी ग्लैंड्स होती है जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। पहली जो हमारी ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, यानी कि एक तरह से जैसे मास्टर की होती है ना, यानी कि ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड होती कहाँ है, तो ये हमारे ब्रेन में होती है, यानी कि हमारे माथे में होती है, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, सेवरल हार्मोन्स, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा हार्मोन सिक्रेशन करती है। जो पहला हार्मोन है जीएच, जीएच मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और एक होता है टीएसएच, टीएसएच मीन्स होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन्स जो होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन होता है। अब फंक्शन क्या है इन हार्मोन्स के, तो देखो जो हमारा टीएचएस होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, वो तो स्टिमुलेट करता है थायराइड को, ठीक है। यानी कि थायराइड जो होता है एक बीमारी का नाम भी थायराइड होता है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन्स की सिक्रेशन से होता है। अगर हमारी बॉडी थायरोक्सिन हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन करेगी तो हमें जो है थायराइड की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सेकंड है कंट्रोल नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसको भी कंट्रोल करती है। कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैंस इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है। वो तो मैंने बता ही दिया कि ये मास्टर ग्लैंड है, और मास्टर ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये बाकी सभी ग्लैंड्स पर कंट्रोल करती है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
सेकंड, ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, क्योंकि इसमें सारी ग्लैंड्स की इंफॉर्मेशन है। सेकंड जो ग्लैंड है वो है हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे थ्रोट में होती है, यानी कि हमारे गले वाले पार्ट में होती है, ठीक है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है हमारे मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ की रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और देखो, लेक ऑफ थायरोक्सिन कॉल्ड कॉजेज गोइटर। गोइटर एक बीमारी का नाम है जो होता है लेक ऑफ थायरोक्सिन, यानी कि अगर हमारे बॉडी से थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं होता है तो हमें जो है गले में गोइटर नाम का एक जो बीमारी है, डिजीज है, वो हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो ग्लैंड देख रहे हैं वो है आपका एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमारे किडनी के टॉप में होता है, ऑन टॉप ऑफ द ईच किडनी, यानी कि हर किडनी के टॉप में होता है एड्रिनल ग्लैंड। इसका जो काम होता है वो होता है एड्रिनल हार्मोन का सिक्रेशन करना। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और एड्रिनल हार्मोन का सिक्रेशन, एड्रिनल हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है, तो पहला काम होता है इसका हमारे ब्लड में सॉल्ट की क्वांटिटी को मेंटेन करना, ठीक है। सॉल्ट में सिर्फ नमक नहीं होता खाने वाला, ठीक है। सॉल्ट बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, इनकी क्वांटिटी को फिक्स करना का काम होता है एड्रिनल का। सेकंड है कंट्रोल ब्लड प्रेशर, हमारे बॉडी में ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करना। और थर्ड है हेल्प बॉडी टू फाइट स्ट्रेच एंड इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि बॉडी को, जो हमारी बॉडी है उसको स्ट्रेस से फाइट करना, ठीक है। इसलिए हम इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, किसको, एड्रिनल को, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका ग्लैंड है वो पैंक्रियाज ग्लैंड है, ठीक है। पैंक्रियाज ग्लैंड जो होती है वो लीवर के पास होती है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में लीवर होता है तो लीवर के जस्ट नीचे हमारी पैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है, जिससे इंसुलिन हार्मोन जो है सिक्रेशन होता है। इंसुलिन का काम होता है शुगर के लेवल को कंट्रोल करना बॉडी में, ठीक है। और अगर इंसुलिन की कमी होती है तो हमें डायबिटीज़ होती है, ठीक है, बीमारी है डायबिटीज़। अगला है टेस्टिस। टेस्टिस हमारे पास दो होते हैं जो कि हमारे पेनिस के नीचे होते हैं, ठीक है, बिटवीन अपर थाइज इन मेल्स, ठीक है। और टेस्टिस जो होता है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक सेक्स हार्मोन है जो कि मेल के अंदर होता है, यानी कि लड़कों में होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल्स, यानी कि मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, यानी कि स्पर्म है, वो टेस्टिस से ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगला है ओवेरीज। ओवेरीज भी दो होती है नंबर में, और ये फीमेल में होती है, ठीक है, इन द पेल्विक रीजन ऑफ द फीमेल्स, ठीक है। यानी फीमेल्स का जो पेल्विक रीजन होगा, यानी कि फीमेल्स के जो वेजिना के ऊपर वाला पार्ट होगा वेजिना के, जिसको हम बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम यूट्रस के ऊपर वाला पार्ट होता है, तो उसमें ओवेरीज होती हैं, ठीक है। ये ओवेरीज जो होती हैं वो दो तरह के हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एक तो एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ना, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं फीमेल्स में उनको डेवलप करता है, यानी कि एक्स को, ठीक है। भाई मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो स्पर्म होता है, जबकि फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो एग होता है। और एग और स्पर्म दोनों मिलके ही एक बच्चे को बनाते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ये भी फीमेल में होता है, ठीक है। इसका काम होता है यूटेरस की ग्रोथ को मेंटेन करना, ठीक है। जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं या गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनमें जो यूटेरस होता है उसकी ग्रोथ को मेंटेन करने का काम होता है प्रोजेस्टेरोन का। नेक्स्ट है रोल ऑफ हार्मोन्स इन एनेटिंग्स रिप्रोडक्शन फंक्शन। रिप्रोडक्शन फंक्शन में हार्मोन्स का क्या रोल है, तो देखो भाई, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हमने भी पढ़े थे, टेस्टोस्टेरोन जो कि बॉयज में होता है, एस्ट्रोजन गर्ल्स में होता है, ये दोनों ही जो होते हैं
ठीक है, इन्हें सेक्सुअल हार्मोन्स कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल्स में होता है और टेस्टिस से रिलीज होता है, जबकि एस्ट्रोजन जो होता है वो ओवरी से रिलीज होता है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, ठीक है, और वो सभी हार्मोन्स पे कंट्रोल करती है। तो इन सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं उन पर भी कंट्रोल करेगी, विच आल्सो इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, ठीक है, और जो कि ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो, ऑन सेट द पुबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स, यानी पुबर्टी जो होती है वो हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल होती है, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। देखो, एक डायग्राम दे रखा है आपको जिसमें आधा पार्ट महिला का है और आधा पार्ट जो है आपका पुरुष का है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है। इधर वाला पार्ट बॉयज का है, इधर वाला पार्ट गर्ल्स का है। जैसे पैंक्रियाज है तो दोनों में कहाँ पे सिचुएटेड होती है, दिख रही है आपको, ये दोनों में सेम होती है। एड्रिनल जो ग्लैंड है वो, ये भी दोनों में सेम होती है, ठीक है। अब इधर देखो, टेस्टिस बॉयज में होता है आउटसाइड में, और जबकि ओवेरी फीमेल में होता है इनसाइड में, ठीक है। ओवेरी जो होता है यूट्रस के ऊपर होता है फीमेल में, और टेस्टिस जो होता है पेनिस के पास होता है आउटसाइड में, ठीक है, बॉयज में। और देखो बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों के ही ब्रेन में होती है, थायराइड ग्लैंड दोनों की थ्रोट में होती है, यानी गले में होती है, ठीक है। तो ये तो सारी ग्लैंड थी। चलो, अब इसमें क्या लिख रहा है वो भी देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द टेस्टिस टू रिलीज हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड ovaries टू रिलीज एस्ट्रोजन इन द फीमेल्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स रिलीज करती है अलग अलग। जैसे मेल में तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टिस से रिलीज हो जाएगा, फीमेल में एस्ट्रोजन रिलीज होगा जो ओवरी से होगा, ठीक है। एंड द सेक्स हार्मोन रीच द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टारगेट साइट। ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी की जो जिस पार्ट में जाते हैं उसको टारगेट साइट कहते हैं, ठीक है। और किस से जाएंगे, ब्लड से जाएंगे, ठीक है। द हार्मोन स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी टू ऑनसेट द पुबर्टी। तो हार्मोन्स ही हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई पुबर्टी आ चुकी है और तुम्हें चेंज होना है, तुम्हें बदलाव लाना है इस बॉडी में, ठीक है। तब जाके हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। आगे देख पढ़ते हैं हम, इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्मोन्स इन लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। एनिमल की लाइफ साइकिल में हार्मोन्स का क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हार्मोन्स का हमारे लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव लर्न अबाउट मेटामॉर्फोसिस इन द इंसेक्ट्स एंड द फ्रॉग्स, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस हमने प्रोसेस पढ़ चुके हैं हम, जो कि फ्रॉग में और कुछ इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई में होती है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट्स हार्मोन्स, इन फ्रॉग इट इज कंट्रोल बाय द थायरोक्सिन, यानी कि फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है थायरोक्सिन से कंट्रोल होती है। और थायरोक्सिन जो होता है एक हार्मोन का नाम है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। थायरोक्सिन टू बी प्रोड्यूस्ड द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन इन वाटर इन एसेंशियल। अब देखो, थायरोक्सिन जो हार्मोन है तब प्रोड्यूस होगा जब वाटर में आयोडीन की क्वांटिटी होगी, ठीक है। Tadpole do not become adult if they grow in the water that does not contain sufficient iodine। यानी कि जो टेडपोल होते हैं जो कि फ्रॉग के पार्ट होते हैं वो तब तक एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं जब तक कि वो उन्हें मतलब आयोडीन वाले वाटर में ना रखा जाए। यानी कि जिस पानी में टेडपोल होते हैं, ठीक है, वो उस पानी में आयोडीन की क्वांटिटी सुफिशियंट होनी चाहिए। अगर आयोडीन की क्वांटिटी सुफिशियंट नहीं है तो वो टेडपोल जो है वो कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। आगे टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, नेम द वेरियस स्टेज ऑफ द ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इसमें इन्फेंसी आएगा, फिर चाइल्डहुड आएगा, ठीक है। डिफाइन पुबर्टी एडोलेसेंस, चलो इसको बाद में करेंगे। आगे देखो, रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस।
वुमेन्स में रिप्रोडक्टिव फेज को हमें समझना है। तो देखो एडोलसेंस के बारे में हमने पढ़ लिया है कि एडोलसेंस में हमारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है व्हेन द टेस्टिस एंड ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। ठीक है, टेस्टिस जो है मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और ओवरी जो कि फीमेल गैमेट्स यानी कि एग को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो रिप्रोडक्टिव एज आ जाती है। एंड द रिप्रोडक्शन फेज इन गर्ल्स बीइंग एट द एज ऑफ 12 to 12, यानी कि 10 से 12 साल के अंदर जो है गर्ल्स में रिप्रोडक्शन की एज आ जाती है, जबकि बॉयज़ में ये थोड़ी लेट होती है, यानी कि बॉयज़ में ये 13 to 14 ईयर्स में होती है। ठीक है, गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव एज पहले आती है, एडोलसेंस भी पहले आता है। द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस गैमेट्स लास्ट टिल टू एज ऑफ द 40 and 50 ईयर, यानी कि फीमेल में जो एग प्रोड्यूस करने का जो समय होता है वो 45 to 50 ईयर्स तक होता है, बट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इज मेल्स अनटिल ही इज हेल्थी। ठीक है, लेकिन मेल में जो होता है ये ज़्यादा समय के लिए हो सकता है, बट वो मेल हेल्दी होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो फीमेल होती है वो 45 से लेके 50 तक ही एग्स प्रोड्यूस कर सकती है, और जब तक वो एग्स प्रोड्यूस कर सकती है तब तक वो माँ बन सकती है। ठीक है, और उसके बाद वो माँ नहीं बन सकती जब उसका एग प्रोड्यूस करना बंद हो जाता है ना तब। और बंद कब होता है? 45 से लेके 50 ईयर्स की एज में। अब आगे हम पढ़ लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसका कि जिक्र हमने पहले किया था। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कि गर्ल्स में होता है और ये हर महीने होता है। ठीक है, क्योंकि एग जो होते हैं गर्ल्स में हर महीने ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन फीमेल्स वन ऑफ द टू ओवरीज प्रोड्यूस वन एग और वन ओव्यूम, यानी कि फीमेल्स में क्या होता है, ओवरी जो होती है वहाँ से फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, विच इज़ रिलीज्ड वंस इन एवरी 28 या 30 डेज, यानी कि 30 दिन में एक बार रिलीज होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ मैच्योर ओव्यूम बाय एन ओवेरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, यानी कि ओवेरी से एक मैच्योर अंडे का रिलीज होना की जो प्रोसेस होती है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। डूरिंग द पीरियड ऑफ 28 to 30 डेज, यानी कि इस समय में द बॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक, मतलब यूटेरस की बॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, एंड रिसीव टू एग, यानी कि एग को रिसीव करने के लिए। इट इज़ भी फर्टिलाइज्ड व्हेन द एग गेट्स फर्टिलाइज बाय द स्पर्म इट इज़ रिजल्ट प्रेगनेंसी। कहने का मतलब कि अगर एग जो है ओवरी से रिलीज होगा और वो यूट्रस में घूमता रहेगा, कौन? एग। अब यूट्रस में कोई स्पर्म इसको मिल जाएगा। स्पर्म कहाँ से आएगा? जब सेक्स होगा, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स में जब सेक्स होगा तो बॉयज़ के द्वारा वो स्पर्म, ठीक है, गर्ल्स की वेजिना के थ्रू उसमें डाला जाएगा। तो जो वो स्पर्म अगर उस एग से मिल जाएगा तो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी, और नहीं मिलेगा तो वो एग जो है ना वो, देखो, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा स्पर्म से, तो द लीनिंग ऑफ द यूटेरस बॉल अलॉन्ग विथ ब्लड विजल्स ब्रेक डाउन, यानी कि बॉल, यूटेरस की जो बॉल होती है ना यूट्रस की, वो बॉल जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन होने से जो है वेजिना, अनफर्टिलाइज जो एग जो होता है ना वो वेजिना के थ्रू निकल जाता है, और जैसे ब्रेक डाउन होगा तो वो एक तरह से ब्लीडिंग के रिजल्ट में होगी, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो अनफर्टिलाइज एग्स ही होता है जो कि बाहर निकल जाता है, क्योंकि फर्टिलाइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको स्पर्म नहीं मिला। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स फॉर द 4 or 5 डेज आफ्टर एवरी 30 डेज, यानी कि हर महीने में 4 से 5 दिन तक ही मेंस्ट्रुएशन जो प्रोसेस है वो चलता है, यानी कि ब्लीडिंग चलती है गर्ल्स में। ठीक है, और ये पुबर्टी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है, चलो, द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज पुबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि पुबर्टी के टाइम में जो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको मेनार्क कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको मीनाफोज कहते हैं। ठीक है, जो कि 40 या 55, मतलब 45 से लेके 50 ईयर्स के बीच में होता है। ठीक है, मैंने बताया था ना, जब तक मेंस्ट्रुएशन टाइम लड़कियों को आता है, जैसे 45 से 50 साल की महिलाएं हो जाती है, ठीक है, तब तक उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है और इसके बाद में स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप हो जाता है ना परमानेंटली, तो उस फेज को बोलते हैं हम मेनाफेज। और जब स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, और जब मेनाफेज आ जाता है तो महिलाएं कभी भी माँ नहीं बन सकती, यानी कि वो माँ बनना स्टॉप हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये लिख रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंक्लूड्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, देखो, मैचुरेशन ऑफ द एग, एग का मैचुरेशन हो जाता है, मतलब एग्स मैच्योर, एग्स जो होते हैं रिलीज होते हैं, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज, ओवरीज से एग रिलीज होते हैं। थिकनिंग ऑफ द यूट्रन बॉल, और यूट्रस के बॉल जो होते हैं वो थिक हो जाती है मेंस्ट्रुएशन टाइम पे। मेंस्ट्रुएशन फ्लो इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑक्यूर, अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, मतलब अगर फर्टिलाइज एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, तो एंड थिक्ड इनर बॉल आर यूट्रस ब्रेक डाउन, अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होती है महिलाएं, तो यूट्रस की जो बॉल होती है, ठीक है, वो एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग की फॉर्म में। ठीक है, उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। बस, तो ये 4 पॉइंट्स में आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, जिस लड़की में पुबर्टी की एज आ जाती है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो फिजिकली चेंज होते हैं, नेचुरली होता है। आगे हम देख रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी। बेबी का सेक्स किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, कि हुज आर गर्ल्स एंड हुज आर बॉयज। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए बेबी, यानी कि एक बेबी का जो सेक्स है वो किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। तो देखो बच्चों, you have learned that chromosomes are present inside the nucleus and have genetic material, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि जीन्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एवरी हेल्थी ह्यूमन बीइंग हैज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, इन न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस में, ऑफ द सेल्स यानी कि सेल्स के अंदर, एंड 23rd पेयर इज मेल्स एंड फीमेल्स डिफर, यानी कि टोटल जो क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं वो होते हैं 23, लेकिन उनमें से 22 क्रोमोसोम्स तो दोनों में सेम सेम होते हैं, बट जो 23 व 23rd व जो पेयर होता है वो मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है, जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम्स होता है, जो 23 नंबर का होता है ना वो XY होता है, और जबकि फीमेल में वो XX होता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं कि दोनों में 23 होते हैं, बट दोनों में 22 तो सेम सेम होते हैं, बट जो लास्ट का क्रोमोसोम्स होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, मेल में होता है XY क्रोमोसोम और फीमेल में होता है XX क्रोमोसोम। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये जो लास्ट वाले पेयर होता है ना, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और बाकी के जो पेयर्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सेक्स को डिटरमाइन, मतलब सेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं वो, बट इनसे सेक्स आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इस डायग्राम को समझो थोड़ा सा, कि ये मेल है, इसके पास XY क्रोमोसोम्स है, ये लास्ट 23 नंबर का क्रोमोसोम्स है, और इसके पास XX क्रोमोसोम्स है जो कि डिफरेंट है। ठीक है, अगर X, मान लीजिए इसका X और इसका X, दोनों का अगर XX मिलेगा तो क्या होगा, गर्ल का गर्ल बनेगी, मतलब लड़की पैदा होगी। और अगर फीमेल का Y आएगा और इसका X आएगा तो फिर लड़का बनेगा। ठीक है, देखो
एक्स और वाई दोनों ही स्पर्म सेल है, इसके पास दोनों ही ओव्यूम है यानी एग है, ठीक है। तो मान लीजिए एक्स इधर से आया और इधर से वाई आया, तो इनका जो फर्टिलाइजेशन होके क्या बन गया, एक्स वाई बन गया। और एक्स वाई मीन्स होता है बॉय, यानी कि लड़का पैदा होगा। और अगर इसका एक्स आ गया और इसका भी एक्स आ गया, तो फिर इनका फर्टिलाइजेशन से एक्स एक्स मतलब लड़की बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट क्रोमोसोम्स होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, 23 नंबर का जो होता है, और वही डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, यानी गर्ल या बॉय, ठीक है। ओके, चलो आगे देखो। इट इज़ थस क्लियर दैट सेक्स ऑफ बेबी डिपेंड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर। तो देखो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी वोमेन के गर्ल होगा या फिर बॉय होगी, ये डिपेंड होता है फादर के क्रोमोसोम्स पे। क्यों, ऐसा क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि बेटा जो मदर होती है उसके पास एक्स एक्स होता है 23, लेकिन फादर के पास एक्स वाई होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके पास दोनों सेम होते हैं, जबकि फादर के पास बाई भी होता है। और अगर फादर का बाई और मदर का एक्स मिलता है तभी जाके बॉय बॉय जो है बॉर्न होता है। तो कहने का मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, ये सिर्फ फादर के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड होता है, क्योंकि मदर का तो दोनों के लिए सेम ही क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। होल्डिंग द मदर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी इज रॉन्ग एंड अनजस्टिफाइड, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर किसी महिला के अगर किसी महिला के लड़का नहीं होता है, यानी कि बॉय नहीं होता है, तो हम उसको रेस्पॉन्सिबल मानते हैं कि भाई इसके लड़का नहीं होता। बट एक्चुअल में तुम पढ़ रहे हो यहाँ पे, एक्चुअल में तुम्हें पता है कि गर्ल बॉय के लिए तो सिर्फ फादर ही रेस्पॉन्सिबल है। अगर किसी लेडीज़ के लड़का नहीं होता है तो उसके लिए वो लेडीज़ रेस्पॉन्सिबल नहीं है, फादर रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि फादर के हार्मोन्स में, फादर के सेक्स क्रोमोसोम्स में डिफॉल्ट है, ना कि वोमेन के। तो दैट इज़ अनजस्टिफाइड और रॉन्ग होता है फीमेल को गलत बोलना, ठीक है। आगे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पुबर्टी टाइम होता है तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। ए पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी इफ इज फिजिकली और मेंटली फिट। अगर कोई पर्सन फिजिकली और मेंटली फिट है तो हम उसको हेल्दी बोल सकते हैं। एज द बॉडी ग्रोज ड्यूरिंग एडोलसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी। मतलब एडोलसेंस में हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी ग्रो करती है। सो एंड न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ एडोलसेंस, नेक्स्ट हेडिंग है यस। एडोलसेंट टाइम पे न्यूट्रिशन की नीड ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब एडोलसेंस यानी पुबर्टी की कंडीशंस आती है तो हमें एक डाइट पे अपना फोकस करना चाहिए। हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल वाली एक तरह से बैलेंस डाइट का हमें यूज करना चाहिए। इट इज़ एसेंशियल टू ईट चपाती, राइस, पल्सेज, वेजिटेबल्स, मिल्क आल्सो, ठीक है। एंड इंक्लूड इन डेली डाइट, मतलब इन सभी चीज़ों को हमें डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में किसी भी टाइप के न्यूट्रिशन की कमी ना हो और हम अच्छे से ग्रो कर सके और हमें जो है पुबर्टी की कंडीशन अच्छे से आ सके, हर चेंजेस हो सके। आयरन रिच फूड लाइक ग्रीन लीफ, ठीक है, जिनमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, यानी कि ब्लड की क्वांटिटी बढ़ती है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक जैगरी एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल लाइक स्पिंच वगैरह हमें यूज करनी चाहिए। जैगरी और आंवला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि आयरन जो होता है वो उसी से ब्लड का फॉर्मेशन बनता है, यानी कि ब्लड बनता है, ठीक है। इसलिए हमें आयरन जिनमें ज़्यादा क्वांटिटी में हो ऐसे हमें फूड आइटम्स यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट है, रिमेंबर, ध्यान रहे, जंक फूड लाइक चिप्स है, पैक्ड एंड टिन्ड स्नैक्स वगैरह है, ये जंक फूड होते हैं, इन्हें हमें यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दे डू नॉट हैव एडुकेट न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी इनमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। दस दे आर नॉट ए रिप्लेसेड फॉर ए रेगुलर मील, यानी कि ये हमारे रेगुलर मील को रिप्लेसिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव नहीं होते हैं। बट रेगुलर जो मील होती है वो न्यूट्रिटिव होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है पर्सनल हाइजीन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा जो टीनेजर्स होते हैं, इट बिकम्स मोर एसेंशियल फॉर द टेक केयर ऑफ द बॉडी, यानी टीनेजर्स को अपनी बॉडी की केयर करना
टीनेजर्स को अपनी बॉडी की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑफ एडोलसेंट टाइम बिकम्स स्मेली ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द हार्मोन्स एंड स्वीट ग्लैंड्स, यानी कि जब एडोलसेंट का टाइम होता है तो काफ़ी सारी स्वीट ग्लैंड्स जो है वो स्वीट और क्या बोलते हैं वो रिप्रोड्यूस करती है ऑयल। सो उस टाइम पे हमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट 1 या 2 टाइम्स हमें जो है वॉक करना चाहिए, यानी कि नहाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी स्मेली हो जाती है। ठीक है, एंड आगे देखो, इट शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन वेल, यानी कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उन्हें हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए। देर आर चांसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो क्लीननेस इज नॉट मेंटेन, अगर हम क्लीननेस मेंटेन नहीं करते हैं तो होते हैं। अगर हम रोज़ नहाएंगे, ठीक है, और अपने आप को फिट रखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। गर्ल्स नीड टू बी स्पेशल केयर अबाउट द पर्सनल हाइजीन, यानी गर्ल्स को भी अपने पर्सनल हाइजीन के लिए नीड होती है बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है, यानी कि जब पीरियड्स आते हैं गर्ल्स को, ठीक है, तो उस टाइम पे उन्हें सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस वेजिनल पार्ट में ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आगे फिजिकल एक्सरसाइज, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो, डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कीप आवर बॉडी फिट, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज से ही हमारी बॉडी को हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। टीनेजर मस्ट वॉक एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी टीनेजर्स को वॉक करना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली। दे शुड प्ले आउटडोर गेम्स, यानी कि उन्हें आउटडोर गेम्स भी प्ले होने खेलने चाहिए ताकि उनकी जो बॉडी है वो फिट रहे। ठीक है, अगला है कीप अवे फ्रॉम ड्रग्स। देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। आपने देखा होगा, ठीक है, कई कई टीनेजर्स होते हैं जो बैड हैबिट्स में लग जाते हैं, एडिक्टिव यूज करने लग जाते हैं ड्रग्स वगैरह। ठीक है, तो इट इज़ फॉर एडोलसेंट्स टू फील कन्फ्यूज एंड इनसिक्योर। देखो, होता क्या है कि जो एडोलसेंस की एज होती है उसमें जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज्ड, अपने आप को कन्फ्यूज्ड महसूस करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं। ठीक है, और दैट टाइम वो ग्रोइंग होते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें कोई सजेशन नहीं देता है तो वो सोचते हैं कि चलो हमें ड्रग्स लेना चाहिए, बट ठीक है, यू से जस्ट यू से नो, ठीक है, फॉर ड्रग्स, यानी कि हमें ड्रग्स के लिए नो बोलना चाहिए, हमें कभी ड्रग्स यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ड्रग्स से आपकी फिजिकल और मेंटल बिहेवियर जो होता है, इमोशनल सेटअप जो होता है, ठीक है, वो अफेक्टेड होता है। ड्रग्स आर एडिक्टिव, यानी कि ड्रग्स जो होते हैं एडिक्टिव होते हैं, यानी कि हमें इनकी आदत लग सकती है, लत लग सकती है, एंड हार्मफुल फॉर द बॉडी, और बॉडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ड्रग्स देन मेडिसिनल यूज इज कॉल्ड ड्रग्स अब्यूज। ठीक है, अगर हम मेडिसिनल का ज़्यादा यूज करते हैं तो वो ड्रग्स अब्यूज होता है। अब देखो, ड्रग्स में काफ़ी सारी चीज़ आती है, जैसे अल्कोहल है, ठीक है, और निकोटीन है, कोकून है। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्पल है ड्रग्स के, तो हमें ड्रग्स से भी आउट होना चाहिए, मतलब दूर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स जो कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड आपकी डिजीज़ है। ठीक है, एड का जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक ए मीन्स एक्वायर्ड, आई मीन्स इम्यूनो, डी मीन्स डिफिशियंसी एंड एस मीन्स सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स जो होता है वो HIV वायरस से फैलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एड्स जो होता है वो HIV वायरस से क्या होता है, फैलता है। और दिस वायरस डिस्टोर्ड द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म वो होता है हमारी बॉडी में जो कि डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो वायरस है ना वो उसी डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्टॉर्ट कर देता है। सो इट कैन पास फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू ए नॉर्मल पर्सन, यानी कि ये जो एड्स जो होता है ना बीमारी, एड्स डिजीज जो होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में पास हो जाता है। किससे? अब किस किस से होता है, ध्यान से देखो। एक तो शेयरिंग सिरिंज, यानी कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन को लगाई गई सिरिंज अगर किसी हेल्थी पर्सन को लगा दी जाती है तो उसमें एड्स ट्रांसफ़र हो जाता है। और एक होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर हम किसी एड्स वाले जो डिजीज़ से इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, यानी उसके साथ में सेक्स करते हैं, तो भी एड्स ट्रांसफ़र हो जाता है। सो इट कैन आल्सो पास ऑन टू द इन्फेक्ट फ्रॉम द मिल्क ऑफ द इन्फेक्टेड मदर, यानी कि अदर अगर किसी माता को ऑलरेडी एड्स है तो वो अपने बच्चे को, ठीक है, ब्रेस्ट फीड करवाएगी, यानी कि मिल्क फीड करवाएगी, तो उससे बच्चे को भी एड्स हो सकता है। सो एड्स इस टाइप से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, एड्स एक वायरल डिजीज़ है। सो हमें इन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। हमें किसी भी ऐसे पर्सन के साथ में, किसी
बॉयज़ या गर्ल के साथ में ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं होना चाहिए। आगे देखो, रिमेंबर में एक चीज़ लिख रही है कि एक्ट डज नॉट स्पेड बाय शेयरिंग फूड और शेकिंग हैंड्स, मतलब हाथ मिलाने से या फूड शेयर करने से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में ऐसा करने से जो है एड्स कभी नहीं फैलता है। ठीक है, एड्स कैसे फैलता है वो मैंने आपको बता दिया है। बाई सिरिंज सिरिंज के यूज से फैलता है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और चीज़ और देखो, मिथ्स। ठीक है, टॉबोज एंड डूज एंड डोंट। ठीक है, मिथ्स क्या होते हैं? तो देयर आर मेनी रॉन्ग नोटेशन एंड नॉन साइंटिफिक फैक्ट आर फॉलोड बाय द सम पीपल्स इन द ओल्डन टाइम्स, यानी पहले के ज़माने में कुछ लोगों के द्वारा ऐसी ऐसी चीज़ें मानी जाती थी। कैसी? जैसे देखो, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट रिप्रोडक्शन ऑक्यूर्स इन द ह्यूमन बींग्स एंड नोन एज द फैक्ट रिलेटेड टू इट सम ऑफ द मिथ्स। तो कुछ मिथ्स है, यानी कुछ झूठी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि साइंटिफिक रीजन में वो है नहीं है। तो क्या क्या हो सकती है? तो देखो, तो मेंस्ट्रुएशन इज ए कोर्स। ठीक है, ऑल्डन टाइम के जो लोग होते थे वो मानते थे कि भाई मेंस्ट्रुएशन जो कि गर्ल्स में होता है, ठीक है, ये एक तरह से बेकार है। ए गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट बाय लुकिंग एट ए बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, उन लोगों का मानना है कि मेंस्ट्रुएशन टाइम पे जब लड़की को पीरियड आता है, अगर वो किसी लड़के को देख लेती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा है कि प्रेग्नेंट कैसे होती है। ठीक है, जब स्पर्म और ओव्यूम एक दूसरे से मिलेंगे तो ही तो प्रेग्नेंट होती है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ही तो प्रेग्नेंट होगा। ठीक है, तो ये मिथ है। ए मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये मैं समझा चुका हूँ कि बेबी का सेक्स क्या होगा, बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, इसके लिए मदर रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं होती। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हमेशा फादर रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मदर के पास ऐसे क्रोमोसोम्स होते नहीं है। मदर के पास ओनली एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है, वो सिर्फ एक्स दे सकती है। लेकिन जो बच्चा बॉय बनता है वो एक्स वाई से बनता है, और वाई जो क्रोमोसोम्स है वो सिर्फ फादर देता है। ठीक है, सो ये भी एक मिथ है। तो ये कुछ ऐसे मिथ्स है जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में है, बट गलत है। ठीक है, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, आप भी पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसे मिथ्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट एक और मिथ है, क्या है कि गर्ल्स शुड नॉट वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी जब पीरियड आता है तो लड़की को जो है किचन में वर्क नहीं करना चाहिए। तो ये भी मिथ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ये भी हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये जो बात है ना, ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, ऑल्डन टाइम के लोग हैं, उन्होंने फैला रखी है, ये सब कुछ गलत है। नेक्स्ट है, गर्ल्स शुड नॉट टेक ए बाथ और वॉश हेयर कटिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी कि लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन टाइम पे नहाना नहीं चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन टाइम पे तो अच्छे से नहाना चाहिए। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्कार्ड दीज मिथ्स ऑफ द हैप्पी लाइफ, यानी कि अगर हमें हैप्पी लाइफ तरीके से रहना है तो हमें ये मिथ्स को डिस्कार्ड करना चाहिए, यानी कि इनको नहीं मानना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियोज़ हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। आपने काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, बट हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियोज़ देखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट है, उसको प्ले लिस्ट पर जाके क्लिक कीजिए एंड you can to study your। thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।